Hello students, welcome to the virtual classes of Career Planner and Alliance Club at Home. मैं कुमार सर आपके सामने हूं। मैं 99 बैच का IOB का प्रोबेशनरी ऑफिसर भी रहा हूं और अपनी बैंकिंग करियर IOB के साथ मैंने शुरू करी। तकरीबन 9 साल IOB में काम करने के बाद आई रोज टू द लेवल ऑफ सीनियर मैनेजर। उसके बाद मैं IOB को छोड़कर IDBI को मैंने ज्वाइन किया 2006 में। In IDBI Bank, I spent almost 11 fruitful years, and in 2017, I left IDBI Bank as an assistant general manager. I was one of the senior most assistant general manager when I was serving IDBI Bank. So altogether, there was a total work experience of around 19 to 20 years in the banking industry. So चूंकि हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस किया और लाइफ में एक मुकाम को हासिल करा और उसके बाद वापस होम कमिंग करियर प्लानर में आपकी सेवा देने के लिए हम लोग एज ए टीम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखो, एज ए स्टूडेंट और उसके बाद देयर आफ्टर एज ए कॉर्पोरेट लीडर जो भी हम लोगों ने सीखा एज ए स्टूडेंट जब तैयारी करते थे तो उस समय का एक्सपीरियंस, और उसके बाद जब कंपटीशन की दुनिया में एक्सेल किया और वहां पे जाके कुछ मुकाम को हासिल किया और उसके बाद वहां पे रह के जो कुछ सीखा उसको हम लोग आपके सामने में रखेंगे। करियर प्लानर के एक प्लेटफॉर्म के तहत आपको रखेंगे। सारे टीम मेंबर्स आपके साथ टाइम टू टाइम जुड़ते रहेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ आपको पढ़ाने के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई तो एक इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके बिना कॉम्पिटिशन में आप जा नहीं सकते। तो एक वो कल्चर तो हम लोग देते ही देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो तमाम स्किल सेट्स आपको सिखाए जाएंगे जो लाइफ में आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में आपको काफी हेल्प करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपका अलायंस क्लब एट होम होगा। इसको आप नॉर्मल क्लासेस के रूप में मत ट्रीट करिएगा कि जैसे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर डाल दिया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जाती है। दिस आर नॉट लाइक दोज क्लासेस, दिस आर ए वेरी मच टेलर मेड प्रोडक्ट्स brought by career planner for the benefit of you all. So ये वर्चुअल क्लासेस के थ्रू आपको न सिर्फ रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगे बल्कि इसके थ्रू वेरियस कॉर्पोरेट लीडरशिप स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे। अलायंस क्लब एट होम दिया जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह आपको दिए जाएंगे, अलायंस क्लब का टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो वो तमाम एक्टिविटी पूरी की पूरी टीम आपकी लगी हुई है, टेक्नोलॉजी पार्टनर, बैक एंड टीम, तमाम फैकल्टीज और सारे एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपके सामने में होंगे, एक अम्ब्रेला के नीचे होंगे, और जिससे आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखिए बच्चे, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि कंपटीशन क्या है, अगर ऐसे बात करें कंपटीशन को एक आसान शब्दों में, तो देखो नाम ही इसका कंपटीशन, यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, compete करना है। किसके साथ compete करना है यहाँ पे, यानी स्टूडेंट के साथ compete करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंपटीशन की धारा को हमें समझना होगा कि when we talk about competition, so what does it mean all about when we are saying competition? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक चीज को समझना होगा कि कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन में हमें जो एग्जाम का धारा है वो उसे अच्छे से समझना होगा। जिस तरीके से हम युद्ध में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो हमें दुश्मन के तमाम स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। यानी एक प्रकार से स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि उसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसके वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे थ्रेट्स हैं। तभी तो हम अपनी सेना की और अपनी देश की सुरक्षा कर पाएंगे। जब तक हम स्वॉट एनालिसिस करके नहीं जाएंगे बैटलफील्ड पे, तब तक हम अच्छे से युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। और हो सकता है अगर जीत भी गए तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना, बहुत सारे कैविलियर्स होंगे जो बैटलफील्ड में हमारे देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके से अगर कंपटीशन में अगर हम अच्छी तैयारी करके नहीं जाएंगे, ठीक से प्रिपेयर होकर नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका हमें फायदा अच्छे से नहीं मिलेगा। हो सकता है एग्जामिनेशन हम पास कर जाएं पर हमारा रैंक काफी कम हो। चलो बैंकिंग में रैंक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका रैंक बहुत मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मान लो एसएससी की अगर बात करते हैं तो एसएससी में रैंकिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। उसी ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के बाद आप टैक्स असिस्टेंट लग सकते हैं और उसी एग्जामिनेशन के थ्रू आपके साथ में बैठा हुआ, आपके साथ आपका फ्रेंड जो उस एग्जाम में बैठा है वो AA को क्वालिफाई कर सकता है। अगर आप एक ऑडिटर के रूप में जाते हैं और आपको AA के रूप में अगर आपको जाना है तो तकरीबन 16 से 17 साल आपको लगेंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। तो देखा आपने कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एग्जाम को अगर हम लाइटली लेते हैं, रैंक अगर हमारा कम अगर आता है और मेरा ही फ्रेंड अगर अच्छे से तैयारी करके गया है ना, तो उसकी अच्छी रैंक आती है, तो तकरीबन एक ही एग्जाम के थ्रू एक ही साथ अपियर होने के बावजूद भी 15 से 16 साल का अंतर पैदा कर देता है। तो इसलिए एग्जामिनेशन को लाइटली नहीं लेना है, कंपटीशन को लाइटली नहीं लेना। जब पूरी तरीके से सुसज्ज होकर हम जाएंगे, तमाम अपने हथियारों के साथ, अपने तमाम स्किल सेट्स के साथ, विद्याओं के साथ जाएंगे लेस होकर, तो ऐसे कंडीशन में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। तो चलो आप समझते हैं कि इंग्लिश में कंपटीशन में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ जब आप, चूंकि मैं ऑलरेडी बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ बैंक में, तो इन दैट केस आपको
मेरे हाथों काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इन दैट केस आपको मैं उस तरीके से भी सिखाऊंगा कि इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से दिया जाएगा। यानी आप बैंकिंग की अगर बात करें तो जब आप रिटन एग्जामिनेशन पास करेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद ग्रुप डिस्कशन एंड पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू, जीडीपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी तैयारी भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले बेसिक के ऊपर आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो देखो जैसे ही इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो खास करके हमारे बिहार के बच्चे, मैं भी सन ऑफ द सॉइल हूँ, इसी जगह से जुड़ा हुआ हूँ, यही मेरी कर्म भूमि भी रही है। तो इन दैट केस मैंने देखा है कि बिहार में बच्चे अंग्रेजी से बहुत डरते हैं। बिहार की बात करो, इवन क्या बाहर में भी बच्चे डरते हैं। ठीक है, इवन कॉन्वेंट के बच्चे की अगर बात करें तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है, पर वो ग्रामर में वो लैक करते हैं, ग्रामर की नॉलेज उनकी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। और अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बात करें, बिहार के बच्चों की बात करें, तो वो तो इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में समझते हैं और वो काफ़ी डरते हैं। और उनका डरना भी लाजमी है, क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाई होती है हिंदी मीडियम स्कूल में, ज़्यादातर इंग्लिश से परिचय ही हमारा 4th 5th या 7th स्टैंडर्ड के आसपास में होता है। और अगर परिचय होता भी है तो बहुत आधे अधूरे तरीके से परिचय होता है। इवन जो टीचर्स के स्किल सेट होते हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से है हिंदी मीडियम स्कूल की, जिसमें कि हम बहुत अच्छा इक्विप नहीं हो पाते हैं। और अचानक जब कंपटीशन की दुनिया में जब हम पहुंच जाते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जो एक वास्तविकता है उसको आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने भी इसी धरती पे, इसी बिहार की भूमि के ऊपर रहा है और यहीं से चीज़ों को सीखा है। तो जो वस्तु स्थिति है, जिस तरह से मैं वाकिफ हूँ, आप भी भली भांति वाकिफ होंगे। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे कंपटीशन की दुनिया में आते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ के जब जाते हैं ना, तो अचानक उन्हें लगता है ना कि इंटायर स्काई, as if entire sky were fallen on his shoulder, इस तरीके से उन्हें लगता है। अचानक वो अपने आप को लगता है कि ना एलिस ना वंडरलैंड वाली स्थिति उनकी हो जाती है, बड़ा अनकंफर्टेबल वो फील करने लगते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे गौर से अगर देखो तो इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। क्लासेस में जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाएगा, जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे कि 5-6 महीना के बाद जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी तो आपको लगेगा इसी चीज से मैं डरता था, ये तो बिल्कुल ही केक वॉक है। तो चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले थोड़ा सा हम एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी दुश्मन के स्ट्रेंथ को समझना है बैटलफील्ड में जाने के पहले, उसी तरीके से कंपटीशन को अप्रोच करने के पहले कंपटीशन की धारा को समझना है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि इंग्लिश की अगर बात करें तो सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस को भी समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश का एज ए सब्जेक्ट क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी हमारे सिलेक्शन में और हमारे रिजेक्शन में इंग्लिश कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है ना। अगर इंग्लिश को अगर एक हथियार के रूप में अगर हम सशक्त करते हैं तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस कितने प्रबल हो जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हमारे रिजेक्शन होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझाने के लिए आसान तरीका है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें समझना होगा कि इंग्लिश का जनरल कॉम्पिटिशन में क्या वेटेज है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, स्ट्रेट अवे हम लोग थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो देखो जनरल कॉम्पिटिशन की अगर बात करें तो मैंने बैंकिंग और एसएससी का यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। हम जो यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ाएंगे वो इंग्लिश में आपको एसएससी, बैंकिंग, एमबीए, है ना, डिफेंस, सारी चीजों को कवर करके वो पढ़ाएंगे। पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने आपको बैंकिंग और एसएससी का यहाँ पे दिया है, समझाने की कोशिश करिए। देखो मैंने आपके लिए पहले से लिख कर रखा है यहाँ पे। देखो जनरल कंपटीशन की बात करें तो जनरल कंपटीशन में दो सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन होता है, एक एग्जाम तो होता है बैंकिंग का और दूसरा होता है एसएससी का। व्हेन वी टॉक अबाउट एसएससी, एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग। तो देखो अगर यूपीएससी के बाद अगर जनरल कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो साउट आफ्टर जो एग्जाम होते हैं वो आपके बैंकिंग और एसएससी ही होते हैं। यानी एक ग्रेजुएट या एक अंडर ग्रेजुएट जब किसी एग्जाम को अप्रोच करना चाहता है तो यहाँ पे बल्क में एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ये दो इंडस्ट्री में आपको मिलती है। यानी यहाँ पे दोनों ये गवर्नमेंट, एक तो आपका स्टेट है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के थ्रू आपको मिलेंगे और ये आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट है। अगर बैंक में अगर आप जाते हो तो ये दोनों बहुत बड़ा एम्प्लॉयर का रोल प्ले करता है आपके लिए। तो समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इसमें रेलवे का इसलिए नहीं लिखा कि अभी तक के एग्जाम में रेलवे में इंग्लिश इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी है, एनआरए बना दी गई है। आने वाले दिनों में आपका एग्जाम जो होगा वो कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, यानी बैंकिंग, एसएससी और रेलवे सभी के एग्जाम एक साथ होंगे। तो रेलवे में भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। पर मैंने अभी वर्तमान का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने यहाँ पे रखा है। आने वाले दिनों में एसएससी इंग्लिश को अगर रेलवे में भी ऐड कर दिया जाएगा तो उसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न जो होगा वो उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो पैटर्न है जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका मैंने आपको बोर्ड के सामने में
रखा है। तो देखो अगर बैंक की बात करें तो बैंक में देखो दो मेजर एग्जाम आपके होंगे। एक एग्जाम आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर का होगा, इसको हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी बोलते हैं या पीओबी इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा एग्जाम जो होगा वो आपका किसका होगा, क्लर्क का होगा। ठीक है, अब देखो बैंकिंग में अगर पीओ की बात करें या क्लर्क की बात करें तो इसको अगर फर्दर अगर हम लोग सबसेक्ट करें तो देखो दो तरीके से एग्जाम होंगे। पहला आपका होगा पीटी जो आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा बैंक पीओ में। सेम यही आपका बैंक क्लर्क में भी होगा, पीटी और मेंस होगा। और ये दोनों एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए होगी वो क्या होगी, ग्रेजुएशन होगी। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आप इस एग्जाम को आप लिख सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट अपीयरिंग है वो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन में देखना होगा, अगर वो अपीयरिंग स्टूडेंट को भी अगर वो अलाउ करते हैं तो एक सर्टेन डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए पार्ट 3 का, यानी आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, तब वो कंसीडर करते हैं। तो वो नोटिफिकेशन में उसका चर्चा किया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर आप समझे तो इस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जामिनेशन ये होते हैं। ठीक है, तो देखो पीटी की बात करें तो पीटी आपका कितने नंबर का होगा, पीटी आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में इंग्लिश का आपका मार्क्स कितना होगा, 30 मार्क्स होगा। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे डू लिखा है, इसका मतलब है कि पीटी यहाँ पे भी 100 मार्क्स का होगा और इंग्लिश का वेटेज वहां पे भी 30 मार्क्स का आपका होगा, है ना। उसी तरीके से अगर मेंस की बात करें तो मेंस का एग्जाम जो होगा वो कितने नंबर का होगा, आपका 200 नंबर का होगा। और 200 नंबर में यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज आपका कितना होगा, यहाँ पे आपका 35 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए मार्क्स आपको कितने अवॉर्ड किए जाएंगे, 40 मार्क्स आपको इसके लिए अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर सेम यही चीज आपका क्लर्क में होगा। ठीक है, तो बैंक पीओ और क्लर्क के सिलेबस को अगर हम समझे तो एक चीज जो साफ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि बैंक पीटी में 100 नंबर में या बैंक क्लर्क में 100 नंबर में इंग्लिश का वेटेज 30 है। इसका मतलब ये निकल के आया कि चाहे बैंक पीओ की बात करें या बैंक क्लर्क की बात करें, इंग्लिश का वेटेज हमारा कितना होगा, 30 होगा। क्लियर है, 30% हमारा इंग्लिश का वेटेज होगा। अब आते हैं मेंस की तरफ, है ना। मेंस की तरफ अगर आए, क्योंकि पीटी का मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, लेकिन मेंस का मार्क्स आपका ऐड होगा। तो मेंस की बात अगर करें तो मेंस में इंग्लिश आपका 40 नंबर का क्लर्क में भी होगा, 40 नंबर का आपका इसमें भी होगा। ठीक है, पीओ में भी। तो देखो यहाँ पे 40 अगर 200 मार्क्स का अगर एग्जाम होगा और उसमें अगर 40 मार्क्स अगर आपको इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे तो कितने परसेंट हो गए आपके, ये आपका 20% हो गया। यानी अगर मेंस की बात करें तो 20% आपका इंग्लिश का वेटेज आपका यहाँ निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो आईबीपीएस पीओ की बात करें या फिर एसबीआई पीओ की बात करें। ठीक है, तो यहां पे आपका देखो एक चीज जो निकल के आता, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका आईबीपीएस पीओ का जो होगा वो कितने का होगा, 25 मार्क्स का आपका होगा, 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स आपको कितने दिए जाएंगे, 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन का पूरा आपका इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन आपका निकल के आया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको 25 और 50 नंबर के लिखने होंगे, जिसमें लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखना होता है। ठीक है, लेटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और इंग्लिश का क्या वेटेज है आपका बैंकिंग के एग्जाम में, बी इट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंक क्लर्क। अब थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, एसएससी की तरफ, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ आते हैं। तो देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो एग्जाम होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेराइटी ज्यादा है। वेराइटी इसलिए ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी भारत सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी नियुक्तियां होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम में आपकी नियुक्तियां हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आपको मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल सकता है ना। तो इन दैट केस आपका यहाँ पे एग्जाम का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिया जाता है। तो अभी तक का जो तरीका है एग्जाम लेने का वो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक एग्जाम होता है यानी एसएससी का जो एंट्री लेवल एग्जाम जो होता है उस एग्जाम को हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीएस। When we talk about MTS, it stands for multitasking staff, है ना। यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करें तो इसकी जो अर्हता होती है यानी एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपका क्या होता है, मैट्रिकुलेशन होता है यानी 10th स्टैंडर्ड। यानी अगर हमने 10th अगर किया हुआ है, 10th पास अगर किया हुआ, मैट्रिक स्टैंडर्ड किया हुआ, तो हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब थोड़ा सा इस एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने नंबर के एग्जाम होते हैं और इंग्लिश का क्या वेटेज होता है। तो देखो बच्चे, इसमें आपके दो तरीके से एग्जाम होते हैं, एक तो आपका पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। ठीक है, तो देखो पेपर 1 जो आपका होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीएस से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर आपको असाइन किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि इंग्लिश के आपके इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। तो इंग्लिश का मार्क्स हमारा कितना निकल के आया, 25 नंबर निकल के आया आउट ऑफ 100। यानी इंग्लिश वेटेज की बात करें
पेपर 1 में, तो कितना वेटेज हमारा निकल के आया 25%। ठीक है, उसी तरीके से पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 हमारा होगा, इसके अंदर में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये इसके अंदर में आपको ऐसे राइटिंग वगैरह करना होता है। ठीक है, तो ये आपका 50 नंबर का आपका होता है, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने हिंदी में लिखा तो ऑब्वियसली इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होगा, और अगर आपने इसको इंग्लिश में लिखा तो आपका इंग्लिश का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पे पेपर 2 का मार्क्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, ये आपका सेकंड पेपर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेपर 1 जो, क्योंकि पेपर 2 लिखने के लिए आप तभी आप एलिजिबल होंगे जब पेपर 1 को आप क्लियर करेंगे। अब आते हैं CHSL की तरफ। CHSL एग्जाम जो होता है ये +2 लेवल का एग्जाम होता है, +2 लेवल का एग्जाम होता है, 12th स्टैंडर्ड अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम आपका होता है ये। तो ये एग्जाम आपका 2 लेयर पे आपका होगा, वैसे तो 3 लेयर इसके अंदर में होंगे, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3, 3 लेयर होते हैं इस एग्जाम के। और तीसरा जो लेयर होता है वो आपका स्किल टेस्ट होता है, वो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट इसलिए मैंने यहाँ पे उसका चर्चा, Tier 3 का चर्चा नहीं किया है, क्योंकि Tier 3 लिखने के लिए आप एलिजिबल तब होंगे जब आप रिटन एग्जाम पास कर गए हैं, यानी उसका PT और डिस्क्रिप्टिव पेपर पास कर गए, तब आप उसका टाइपिंग टेस्ट आप देंगे। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करते हैं इसका Tier 1 जो पेपर है, जिसको कि हम लोग PT भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपके 200 नंबर के होंगे एग्जाम। 200 नंबर का मतलब इसमें इंग्लिश का वेटेज कितना होगा? इंग्लिश का वेटेज आपका 50 होगा, यानी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS प्रत्येक सेक्शन में आपके 50-50 नंबर आपको असाइन किए गए हैं इसके अंदर में। यानी इंग्लिश का वेटेज कितना हुआ? 50, यानी 200 नंबर का एग्जाम होगा Tier 1, तो इंग्लिश का वेटेज 50 होगा, तो उस अनुसार से परसेंटेज कितना निकल के आया इंग्लिश का? इंग्लिश का 25% Tier 1 में निकल के आ गया। ठीक है, अब Tier 2 की बात करें तो Tier 2 आपका 100 मार्क्स का जो आप लिखोगे, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जिस तरीके से पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा आपका पेपर 2, उसी तरीके से Tier 2 भी आपका कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना। तो ये 100 नंबर का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसके अंदर में लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं, और इंग्लिश में देना चाहें तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में दोगे तो इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा यहाँ पे वेटेज में, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ये आपकी इच्छा है कि आप किस में लिख सकते हैं। पर यहाँ पे अगर Tier 1 की बात करें 200 में, तो आउट ऑफ 200 है ना, 50 मार्क्स विल बी गिवन फॉर इंग्लिश, देयरफॉर द वेटेज विल कम टू 25%। ठीक है, अब आते हैं तीसरा जो एग्जाम उसका होगा वो क्या है? स्टेनोग्राफर। ये स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो होगा वो आपका C और D, स्टेनोग्राफर C एंड D के लिए आपका एग्जाम होगा ये। ठीक है, इसके लिए भी आपका एग्जाम होंगे, आपका इसमें एक एग्जाम आपका होगा, वो होगा पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 का मतलब ये निकल के आया कि इसके अंदर में 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो रिटन टेस्ट होगा वो 200 नंबर का होगा। रिटन टेस्ट आप पास करेंगे तो स्ट्रेट अवे आप स्किल टेस्ट के लिए चले जाएंगे। स्किल टेस्ट का मतलब स्टेनोग्राफ, यानी शॉर्ट हैंड जिसकी हम लोग बात करते हैं, C या D के लिए आपका लिया जाएगा। इसमें आपका रिटन एग्जाम 2 लेयर में नहीं होता, एक ही लेयर में होता। ठीक है, और इसका टोटल मार्क्स कितना होता है इस एग्जाम का? पेपर 1 का 200 मार्क्स होता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि 3 ही सेक्शन का एग्जाम होता है। ठीक है, यानी 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता है ये वाला। ठीक है, इसमें 4 पेपर नहीं होते हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS जैसे 4 पेपर होते हैं। इसके अंदर में आपका वो चारों पेपर नहीं होगा, यानी इसके अंदर में 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर आपके रीजनिंग के होंगे, 50 नंबर GS के होंगे, और 100 नंबर आपका इंग्लिश का होगा। मैथ्स इसके अंदर में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आपका 200 नंबर में, चूंकि इंग्लिश आपका 100 नंबर का होता है, तो इसका वेटेज क्या निकल के आ गया? 50% वेटेज आपका निकल के आया। तो देखा, आपका स्टेनोग्राफर C और D के लिए अगर आपको बनना है तो इंग्लिश का वेटेज कितना है? 50%, यानी जस्ट हाफ। कितना बड़ा वेटेज इंग्लिश कैरी करता है। ठीक है, अब बात करते हैं CPO, है ना, ये एक आपका काफी साउट आफ्टर एग्जामिनेशन होता है ना, CPO। तो अब इसके थ्रू आते हैं, इसमें आपका 3 लेयर पे एग्जाम होता है, जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट आपका 2 लेयर पे होता है। एक को हम लोग पेपर 1 बोलते हैं, दूसरे को हम लोग पेपर 2 बोलते हैं। तो देखो बच्चे, पेपर 1 और पेपर 2 है ना, इसको क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट आपका होता है, जिसको हम लोग PST बोलते हैं या PET बोलते हैं, यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, इसको PET बोलिए या PST बोलिए। ठीक है, तो पेपर 1 आपका जो होगा वो 200 नंबर का होगा, और 200 नंबर में इंग्लिश का वेटेज कितना होगा? इंग्लिश कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। तो आपका वेटेज आपका पेपर 1 के लिए कितना निकल के आ गया? 25% का वेटेज निकल के आ गया। उसी तरीके से CPO का जो पेपर 2 जो होगा वो आपका 200 नंबर का होगा, और ये सिर्फ इंग्लिश का पेपर होगा।
देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपीओ के एग्जाम में इंग्लिश, क्योंकि पेपर 1 जो आपके होंगे वो तो उसमें आपको चारों सब्जेक्ट के होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, और प्रत्येक के लिए 50-50 नंबर होंगे। तो पेपर 1 में तो आपका इंग्लिश का वेटेज 25% है, लेकिन जैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर 2, तो हियर द पेपर 2 comprises ओनली द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, है ना, इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, है ना, उससे आपके क्वेश्चंस इसके अंदर में होंगे। तो आप देख लो कि ये आपका जो 200 नंबर का आपका क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका असाइन किया जाएगा, जस्ट लाइक सीजीएल मेंस जहां पे 200 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर का होगा आपका? 200 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। तो देखो पेपर 1 और पेपर 2 को अगर ऐड कर दें, क्योंकि पीएसटी और पीटी जो एग्जाम होगा तो फिजिकल टेस्ट है ना, वो तो एक बेसिक है कि आप फिजिकली फिट हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए आप जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखो जो रिटन एग्जाम जो 400 नंबर का है, तो 400 नंबर को अगर पूरा टोटल करें, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला दें, तो यहाँ पे आपका कितना 400 नंबर में इंग्लिश का वेटेज कितना 250 नंबर, यानी अगर बात करें तो वेटेज कितना निकल के आ गया 62.5%, यानी हाईएस्ट वेटेज, है ना, हाईएस्ट वेटेज, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप सीपीओ एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको कितना 62.5% का वेटेज इंग्लिश कैरी करता, तो कितना इंपॉर्टेंट पेपर आपका निकल के आ गया। अब जल्दी से आते हैं हम लोग सीजीएल की तरफ। ये सीजीएल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितने हैं? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। देखो ये एग्जाम भी आपका 3 लेयर पे होता है, पीटी, मेंस और उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर। मैंने डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा है टियर 3 यहाँ पे। पीटी की बात करें टियर 1 तो ये 200 नंबर का होगा, और जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश से 50-50 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे, है ना, 25-25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 200 नंबर होंगे। तो इंग्लिश आपका 50 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, तो 25% का वेटेज। टियर 2 की बात करें तो टियर 2 आपका सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होगा। मैं ME लिख देता हूं, आई का ऑब्जेक्टिव केस, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश से सवाल आपके पूछे जाएंगे आपके सीजीएल के मेंस पेपर में, टियर 2 जिसको मेंस भी हम लोग कहते हैं। तो देखो 200 नंबर आपके मैथ्स के होंगे और 200 नंबर आपके इंग्लिश के होंगे। मैथ्स का 100 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, और इंग्लिश का आपका 200 क्वेश्चन होगा, जस्ट लाइक सीपीओ पेपर 2, और वहां पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो देखो 200 नंबर यहाँ पे आपको निकल के आ गए। तो 200 आपका पीटी, 400 आपका मेंस, 600 हो गया, ठीक है, और 100 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर मान ले कि आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि अगर आप रिटन, अगर पेपर 1 और पेपर 2 पास करेंगे तभी तो आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, पेपर 3 लिखेंगे, और पेपर 1 और पेपर 2 तभी पास करेंगे, खास करके पेपर 2 तभी पास करेंगे जब डिस्क्रिप्टिव लिखने की नौबत आएगी, जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो देखो यहाँ पे टोटल वेटेज आपका कितना निकल के आ गया 600 नंबर। अभी मैं डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर हटा देता हूँ तो 250 नंबर, यानी 41.66%, ठीक है। और अगर 100 नंबर अगर इसका भी मैं जोड़ देता हूं डिस्क्रिप्टिव का भी, तो कितना हो जाएगा 700, और जिसमें 350 नंबर, यानी वेटेज कितना पहुंच गया 50%, यानी इंग्लिश का वेटेज 50% है। तो आपने देखा जनरल कंपटीशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। अगले क्लास में भी हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।